हेलो दोस्तों, आज की कहानी बिनीता राहुरी करजी ने लिखी है। क्या बात है ईशा, आज बहुत तो परेशान सी लग रही हो। चारू ने ईशा के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। तुझे तो सब पता है यार, ईशा ने जवाब दिया। पता तो है, लेकिन वो सब तो साल भर से पता है। आज ऐसा नया क्या हुआ जो इतना परेशान है? चारू ने फिर प्यार से पूछा। दोनों एक ओपन रेस्तरां में बैठी चाय पी रही थीं। ये नवंबर की एक खुशनुमा दोपहर थी। एक ही शहर में होने के कारण ये सुविधा भी थी कि दोनों अक्सर मिलती रहती थीं और अपने सुख दुख बांट लेती। स्कूल के समय की दोस्ती थी उनकी, जो विवाह के बाद तक कायम थी। सामने ही सड़क के पार पार्क था। चारों तरफ गुलमोहर अमलतास के पेड़ लगे थे। हरे भरे पेड़ों पर सुर्ख और लाल पीले फूल खिले थे। सूरज का ताप काफी कम हो गया था। हवा में ठंडक की हल्की खुमारी थी। हर मौसम चहकती रहने वाली ईशा इतने खूबसूरत दिन में चुपचाप गुमसुम बैठी थी, तो चारू का चिंता करना स्वाभाविक ही था। छोटी मोटी बात पर तो ईशा परेशान होने से रही। जरूर कुछ बड़ी बात ही हुई होगी, तभी उसके चेहरे पर गुलमोहर की लालिमा की बजाय अमलतास का पीलापन छाया हुआ था। कुछ नहीं, कल दोपहर को ऑफिस से भारद्वाज जी का फोन आया था। बता रहे थे कि राज ने ऑफिस और मकान पर भी कर्ज ले लिया है। अब तो व्यवसाय तो चौपट कर ही चुका है राज। अब घर और ऑफिस भी गए। पता नहीं आगे क्या होगा। ईशा की आंखें डबडबा आईं। चारू भी सन रह गई। ये क्या कर रहा है राज? अच्छा भला व्यवसाय तो पहले ही चौपट कर चुका है, अब घर और ऑफिस भी। कितने सालों की मेहनत के बाद तो ये मकान बनवाया था। 15 साल पहले जब ईशा की शादी हुई थी, तब राज एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। तब भी ईशा ने हर कदम पर राज का पूरा सहयोग किया। उसने न कभी कपड़ों गहनों की फरमाइश की, न कहीं घूमने जाने की जिद की। चुपचाप घर के सारे काम करके राज का पूरा सहयोग किया। अपना व्यवसाय जमाने में राज व्यस्त रहने की वजह से कभी उसे समय नहीं दे पाया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मेहनती राज ने भी कुछ वर्षों में अच्छी तरक्की कर ली। अपना खुद का ऑफिस खरीद लेने के बाद 4 साल पहले ये घर बनवाया। एक प्यारी सी बिटिया भी है। अब तो वह भी 11 साल की हो गई। काफी कुछ समझने लगी है। ओहो, ये क्या पागलपन किया राज ने। निधि के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। चारू अफसोस से भरकर बोली। मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता है तो बस निधि की। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि पेंशन मिले, तो उसके भविष्य का क्या होगा? न बैंक बैलेंस न प्रॉपर्टी, उस पर कर्जों की लाखों रुपयों की किस्तें हर महीने। ईशा की आंखों से आंसू ढलक पड़े। चारू ने उसका हाथ थपथपाया। बात सचमुच चिंताजनक थी। अभी जाकर तो ईशा के थोड़े सुख के दिन आए थे। कितने चाव से उसने अपने घर को सजाया था। कितनी खुश थी बरसों तक किराए के घर में रहने के बाद खुद के घर में आकर। लेकिन राज ने सब खुशियों पर पानी फेर दिया। बड़ी होती बेटी का भी ध्यान नहीं रखा। तूने अपनी ससुराल में किसी से नहीं कहा राज को समझाने को? चारू ने पूछा। किसे कहूँ? आजकल कौन किसके फटे में पैर अड़ाता है। सब अपना स्वार्थ देखते हैं। राज उन लोगों पर इतना पैसा उड़ाता है, तो वो लोग उसे क्यों कुछ कहने बैठे? राज डूबे या उबरे उन्हें क्या? ईशा बोली। सही है। ससुराल मतलब क्या? एक देवर और राज के चाचा का परिवार। 3 चचेरे भाई बहन जिन पर राज ढेर सा पैसा उड़ाता है। अब भला वो क्यों राज के खिलाफ जाने लगे? चारू ने ईशा को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसे हालातों में ये शब्द कितने खोखले हैं, ये वह अच्छे से जानती थी। दोनों सोचने लगीं कि क्या हल निकाला जाए इस समस्या का। एक हल हो सकता है। अचानक चारू ने खुश होते हुए कहा। वो क्या? ईशा ने उत्सुकता से पूछा। जैसे को तैसा। मतलब ये कि राज ने तुझे धोखा दिया ना। अब अगर वो औरत भी राज को धोखा दे, तो राज को अपनी गलती का और तेरे दुख का एहसास हो जाएगा। चारू ने बताया। लेकिन वो औरत भला राज को क्यों छोड़ने लगी? उसके लिए तो राज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ईशा ने मायूसी से कहा। लेकिन अगर उसे हीरे की अंडे देने वाली मुर्गी मिल जाए तो? तब भला उसे सोने के अंडे देने वाले राज से क्या मतलब रह जाएगा? चारू ने समझाया। लेकिन हीरे के अंडे देने वाली मुर्गी मिलेगी कहाँ? और कोई अमीर आदमी ऐसी औरत के पीछे अपना समय और इज्जत क्यों खराब करेगा? ईशा ने पूछा। कोई तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी ना। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। कम से कम निधि के भविष्य के बारे में तो सोचना होगा ना। तू परेशान मत हो, कोई रास्ता निकालते हैं जल्दी। चारू ने उसे आश्वासन दिया। शाम को चारू घर पहुंची तो उसका सर भारी हो रहा था ईशा की समस्या को लेकर। उसने अपने लिए एक गरम गरम चाय बनाई और बैठकर ईशा की समस्या पर सिलसिलेवार सोचने लगी, ताकि कहीं किसी बिंदु से कोई हल मिल सके।
ईशा का पति राज शुरू से ही दिलफेंक स्वभाव का है। शुरू में ईशा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपनी प्रवृत्ति सुधार ले। उसे दूसरी औरतों के आगे पीछे करते देख ईशा को खुद को तो दुख होता ही था, लोगों की अपमानजनक नजरें और मजाक को उड़ाने वाली बातों से भी बुरा लगता। राज के ऐसे स्वभाव की वजह से उसे अपने मायके जाने की भी इच्छा नहीं होती थी कि वहां भी राज की हरकतों की वजह से उसे शर्मिंदा न होना पड़े। बहुत बार ईशा ने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिर ईशा ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया और निधि के जन्म के बाद अपना ध्यान उसी की परवरिश में लगा दिया। लेकिन 3 साल पहले एक औरत पास के ही शहर की रहने वाली अपने किसी पहचान वाले के साथ राज के शोरूम से जिम के लिए मशीन लेने आई थी। वह एक छोटा सा पार्लर चलाती थी और अब महिलाओं के लिए ही पार्लर के ऊपर एक जिम खोलना चाहती थी। वह इंदौर आई तो उसका कोई पहचान वाला उसे राज के शोरूम ले आया मशीन दिखाने। श्रद्धा को मशीनें पसंद आ गईं तो उसने राज से कहा कि वह एक बार आकर उसके पार्लर की जगह देख लें, ताकि कौन सी और कितनी मशीनें लेनी हैं ठीक से पता चल सके। राज ने सहर्ष स्वीकार किया। ये तो व्यवसाय की जरूरत भी थी और श्रद्धा के लटके झटकों और अपने स्वभाव के कारण वह उसकी ओर आकर्षित हो चुका था। श्रद्धा 3 दिन इंदौर में रही और तीनों दिन वह शोरूम पर राज से मिलने आई। दोपहर से देर शाम तक वह राज के साथ केबिन में बैठी रहती। राज उसके व्यवहार से इस कदर प्रभावित हुआ कि चौथे दिन सुबह उसे साथ लेकर अपनी कार से ही देवास ले गया, जिम की जगह देखने के बहाने। बस फिर राज के चक्कर शुरू हो गए देवास के, कभी इंटीरियर के बहाने तो कभी मशीनें देने के लिए। वर्कर्स काम करते रहते और राज व श्रद्धा कभी केबिन में अकेले बैठे रहते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते, होटलों में लंच डिनर करते, मॉल में धड़ल्ले से शॉपिंग करते। श्रद्धा अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाती और वे भी खूब ऐश करते राज के पैसों पर। फिर राज ने देवास में ही नया शोरूम खोल दिया उसके लिए और उसी के कोने में स्पा और पार्लर। अब राज के 3 से 4 दिन देवास में ही करते और कभी वह इंदौर आ जाती। राज दिन भर शोरूम न जाकर उसके साथ घूमता रहता। श्रद्धा का पति दूसरे शहर में सरकारी नौकरी में था, जिसकी बंधी बंधाई तनख्वाह थी। महत्वाकांक्षी श्रद्धा हाई फाई लग्जरी जीवन जीना चाहती थी, इसलिए उसने ये ग्लैमरस जीवन अपनाया था। 2 साल में ही उसने राज को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया। देवास शोरूम, पार्लर और स्पा के इंटीरियर में राज ने लाखों रुपये खर्च कर दिए। इधर इंदौर के शोरूम में ध्यान न देने के कारण व्यवसाय चौपट होने लगा। कर्मचारी और सहायक जब भी टोकते तो राज उन पर ध्यान नहीं देता। दिन भर उसका फोन श्रद्धा से बात करने में व्यस्त रहता। कस्टमर फोन लगा लगा कर परेशान हो जाते। धंधे पर लगातार बुरा असर पड़ता जा रहा था। इधर धड़ल्ले से श्रद्धा के शौक पूरे किए जा रहे थे। 2-1 बार तो राज के कपड़ों से शॉपिंग के हजारों रुपयों के बिल निकले। ऊपर से देवास का शोरूम ठीक से चल भी नहीं रहा था, लेकिन उसके किराए, टेलीफोन, बिजली, स्टाफ की सैलरी में 2-2.5 लाख रुपया हर महीने खर्च हो जाता था। उस पर श्रद्धा और उसके बच्चों की अयाशी भरे खर्च। ईशा राज की हरकतों की वजह से तंग आ गई थी। उस पर इस बार तो मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। घर पर तो राज का जरा भी ध्यान नहीं था। फिर देवास के 2-4 परिचितों ने जो कुछ भी श्रद्धा के बारे में बताया, उसे सुनकर ईशा बहुत चिंतित हो गई। श्रद्धा के पार्लर में रात के समय अवैध धंधे चलते हैं। वह होटलों में लड़कियां सप्लाई करती हैं। पार्लर का काम सिखाने के बहाने शौकीन तथा जरूरतमंद लड़कियों को फुसलाती है और होटलों में सप्लाई करती है। यही नहीं, खुद भी अमीर आदमियों को फंसाकर ऐश करती है। पार्लर में ही उसने ऊपर एक कमरा बना रखा था, जिसमें डबल बेड, एसी वगैरह सब सुविधाएं थीं। रात में वहाँ ये सब काम चलते हैं। लोकल पुलिस के कुछ आदमी भी उसके साथ शामिल हैं। तभी वह पकड़ी भी नहीं जाती और कोई उसके खिलाफ मुंह भी नहीं खोल पाता। अभी भी शहर के 2-1 अमीरों के साथ घूमती फिरती दिखाई देती है। ईशा ने घबराकर ये सारी बातें राज को बताईं, तो आशा के विपरीत राज ने उसको हवा में उड़ा दिया। ये सब फालतू बातें हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ही नेक और अच्छी है। लोग तो जलन के मारे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बकते रहते हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ईशा ने बहुत बार समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन वो पूरी तरह से उस औरत के जाल में फंसकर अंधा हो चुका था। कोई सबूत है तुम्हारे पास इन बातों का? कोई लड़की सामने खड़ी करो जो उसके मुंह पर ये सारी बातें कह सके। है कोई? बेवजह ही एक भली औरत को बदनाम कर रही हो। राज उल्टे ईशा पर ही बरस पड़ा। ईशा की सारी कोशिशें बेकार गईं। उधर श्रद्धा के बारे में नित नई बातें पता चलने लगीं और इधर राज की दीवानगी उसके प्रति दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो इंदौर में भी दोनों के रिश्तों को लेकर सुगबुगाहट होने लगी थी।
पार्टियों में ईशा को न ले जाकर राज श्रद्धा को ही ले जाता। उसके नए बिजनेस कॉन्टेक्ट्स में तो सबको यही पता था कि श्रद्धा ही राज की पत्नी है। वो दोनों रहते भी ऐसे ही थे। पार्टियों में उनका आपस का व्यवहार भी ऐसा ही होता था। नए साल और दीपावली पर राज जो उपहार अपने कस्टमर्स को देता था, उस पर भी अपने नाम के साथ श्रद्धा का नाम लिखता। ईशा और चारू को बहुत आश्चर्य होता कि श्रद्धा के पति को क्या इन सब बातों की खबर नहीं होती होगी। भाई ये सब कैसे बर्दाश्त करता है और क्यों करता है? या तो उसका भी समर्थन है इस तरह से पैसा कमाने में, या फिर उसने किसी मजबूर ग्राहक को ही फंसाकर पति बनाकर दूसरे शहर में बसा रखा है, ताकि इज्जतदार शादीशुदा बनकर उसकी आड़ में आराम से अपना धंधा करती रहे और समाज की आंखों में धूल झोंकती रहे। लगातार कर्ज में घिरते जा रहे राज की लापरवाही का फायदा उठाकर कई कस्टमर भी उसका पैसा हड़प गए। कई ईमानदार वर्कर्स जिन्हें राज का ये रवैया पसंद नहीं आ रहा था, वे काम छोड़कर चले गए। राज दिन पर दिन कर्जे में डूबता जा रहा था। पहले ऑफिस और अब घर। अभी भी उसकी आंखें नहीं खुली तो बहुत जल्दी ही वो सड़क पर आ जाएगा। फिर ईशा और निधि का क्या होगा? चारू को कोई हल ही नहीं सूझ रहा था। दूसरे दिन भी वह दफ्तर में ईशा की समस्या पर सोचते हुए अनमनी सी बैठी रही। तभी उसके दफ्तर में काम करने वाला एक सहयोगी पार्थ उसके केबिन में आया। पार्थ बहुत अच्छे स्वभाव का भला लड़का था, जो अपने हंसमुख स्वभाव के कारण सबका दिल जीत लेता था। सदा सबकी मदद करने को तत्पर रहता। पार्थ चारू से बातें करने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे लगा कि चारू आज कुछ अनमनी है। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान सी हैं? घर में सब ठीक तो है ना? पार्थ ने पूछा। चारू पार्थ के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। वह कभी इधर की बात उधर नहीं करता है। बने तब तक सबकी मदद ही करता था। उस पर विश्वास किया जा सकता था। हो सकता है वही समस्या का कोई हल सुझा दे। चारू ने उसे पूरी बात बता दी। सुनकर वह बहुत देर तक सोच में डूबा बैठा रहा। आखिर चारू ने पूछ ही लिया, अब कुछ बोलोगे भी कि यूं ही मौनी बाबा बने बैठे रहोगे? क्या बोलूं, समस्या थोड़ी बिकट है, हल भी सोच समझ कर निकालना होगा। मेरा तो दिमाग ही उड़ गया। अब तो चाय पिए बिना वापस आने वाला नहीं। पार्थ ने कुछ ऐसे स्वर में कहा कि चारू को हंसी आ गई। तो ये कहो ना कि जनाब को चाय पीनी है। चारू ने प्यून को बुलाकर 2 कप चाय भेजने को कहा। चाय जल्दी ही आ गई। चाय पीते हुए पार्थ गंभीर स्वर में कहने लगा, जो भी बातें आपने बताई हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वह औरत सिर्फ पैसों की लालची है। उसे किसी और बात से कोई मतलब नहीं। उसे राज से भावनात्मक कोई लगाव नहीं है। अब राज उस पर पैसा खर्च करना बंद कर देगा तो वो उसे पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक देगी। राज कोई उसका पहला और अंतिम शिकार नहीं है। पर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। चारू ने कहा। हाँ, थोड़ा कुचक्र रचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के काले धंधों में वह लिप्त है, उसे पहुंच वाले लोगों का समर्थन तो प्राप्त होगा ही, तो उसकी रिपोर्ट करने में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि शहर के कई रईस रसूखदार इसमें शामिल होंगे ही, तो कोई भी उस पर हाथ नहीं डालेगा। दूसरे, उसमें वह औरत राज को ही फंसा सकती है, क्योंकि पार्लर और स्पा के काम में राज उसका ऑफिशियल पार्टनर है। पार्थ ने समझाया। हाँ ये तो है, फिर क्या किया जाए? राज तो अंधा हो चुका है उसके आकर्षण में। उसकी नज़रों में तो श्रद्धा देवी है। ऐसा ना हो राज बिल्कुल ही सड़क पर आ जाए और निधि का भविष्य खराब हो जाए। चारू चिंतित हो गई। एक ही रास्ता है, जैसे को तैसा। पार्थ बोला। वो क्या? चारू ने पूछा। श्रद्धा पैसों की लालची है ना, और राज को सबूत चाहिए। अगर कोई करोड़पति मिल जाए तो वह राज को छोड़ देगी, क्योंकि वैसे भी उसे पता तो होगा ही कि अब राज के पास कुछ ज़्यादा बाकी नहीं रह गया। अभी तो उसने पार्लर और स्पा के चक्कर में राज को फंसाए रखा है। पार्थ ने कहा। लेकिन वही तो अड़चन है। कौन करोड़पति जानते बूझते हमारे कहने पर उस गंदगी में पैर रखकर खुद को परेशानी में डालेगा? चारू ने मायूसी से कहा। हमारा करोड़पति हमारे कहने का ये काम करेगा? पार्थ ने रहस्यमय स्वर में कहा। कौन? पहेलियां मत बुझाओ। बताता हूँ मैडम, पहले जरा 1 कप चाय और पिलाओ। पार्थ ने कुर्सी पर हाथ पांव फैलाते हुए कहा। ओहो, तुम भी ना सस्पेंस पर सस्पेंस क्रिएट किए जा रहे हो, कहकर चारू ने प्यून को बोलकर 1 कप चाय और मंगवाई। हम एक नकली करोड़पति तैयार करेंगे और वह श्रद्धा को अपने पैसे की चकाचौंध दिखाकर अपने जाल में फंसा लेगा। पार्थ चाय की चुस्कियां लेते हुए बोला। ये करेंगे कैसे लेकिन? और करेगा कौन? मेरा मतलब है कौन बनेगा करोड़पति? कहते हुए चारू हंस दी। पार्थ भी हंस दिया। ये पार्थ है ना, यही बनेगा करोड़पति और उसे फंसाकर बेनकाब कर देगा। तुम?
लेकिन कहीं तुम ना फंस जाओ। मेरा मतलब है वह अच्छी औरत नहीं है, कहीं तुम पर कोई आँच ना आ जाए। देखो जो भी करना संभल कर करना, चारू ने कहा। आप विश्वास रखिए, उसके फरिश्तों को भी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। मैं काम ही इतनी होशियारी से करूँगा और समय समय पर आपको रिपोर्ट भी देता रहूँगा। आप देखना, 1 महीने के अंदर ही उसकी पोल खोलकर बेनकाब कर दूंगा, पार्थ ने दावे से कहा। चारू ने ईशा को भी बुला लिया। पार्थ ने दोनों को अपना प्लान विस्तार से समझाया। दोनों को उसका प्लान बहुत अधिक पसंद आया। थोड़ा बहुत तो डर, थोड़ी शंका कुशंका तो मन में उठ रही थी, लेकिन दोनों ने ही उसके सफल होने की कामना भी मन ही मन में की। दूसरे ही दिन से पार्थ ने अपनी योजना को कारगर रूप देना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसे जरूरत थी एक नए मोबाइल फ़ोन की और सिम की, जिससे वह अपने आप को छुपाकर भी उस औरत से बातें कर सके। अपने दोस्त की मदद से उसने जल्दी ही दूसरे शहर से एक मोबाइल और सिम का जुगाड़ कर लिया। ईशा ने स्पा और पार्लर के विज्ञापन में से देखकर श्रद्धा का फ़ोन नंबर पार्थ को दे दिया। बस वह जोर शोर से अपनी योजना पर काम करने लगा। उसे पता था कि वह औरत तो पैसे की लालची है, तो उसे पैसे की हरियाली दिखानी होगी। एक व्यक्ति का पैसा देखकर श्रद्धा जरूर आकर्षित हो जाएगी। पार्थ ने 2 झूठे करंट अकाउंट स्टेटमेंट बनवाए, जिसमें से एक अकाउंट में 2 करोड़ 56 लाख रुपये तथा दूसरे में 95 लाख रुपये का बैलेंस दिखाया और अपने सीए के नाम से संदेश लिख दिया कि अकाउंट में इतना पैसा है, मैं स्टेटमेंट भेज रहा हूँ, जैसा उचित लगे उस पॉलिसी के अनुसार आगे कार्रवाई करे। सब तरफ से तसल्ली और जांच परख करके पार्थ ने उस नंबर से एक व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट किया। एक नकली प्रोफाइल पिक्चर लगाई जिसमें कंस्ट्रक्शन का फोटो था और श्रद्धा के नंबर पर भेज दी। पार्थ को पता था कि अकाउंट में इतना पैसा देकर वह निश्चित ही आकर्षित हो जाएगी और उसकी दिलचस्पी इस व्यक्ति के प्रति जागरूक हो जाएगी। 2 घंटे बाद उसने उसी नंबर पर दोबारा मैसेज किया कि उसने गलती से अपने सीए की जगह गलत नंबर पर अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेज दिया है। ये नंबर जिसका भी हो कृपया तुरंत डिलीट कर दे सारे मैसेज। थोड़ी ही देर बाद उधर से ओके जवाब आया। पार्थ तो बातें शुरू करने के लिए तैयार ही बैठा था। उसने तुरंत पूछा कि श्रीमान, क्या आपने फ़ोटो डिलीट कर दिए? अन्यथा आप समझ सकते हैं कि मैं कैसी परेशानी में पड़ सकता हूँ। उधर से मैसेज आया, हाँ कर दिए। पार्थ ने आगे पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? तुरंत स्क्रीन पर आया श्रद्धा। आप कहाँ से हैं? देवास। श्रद्धा ने जितनी तेजी से अपना नाम बता दिया, पार्थ समझ गया कि मछली पैसों के जाल में फंस चुकी है। रात में उसने शुभ रात्रि का एक संदेश भेजा तो तुरंत प्रत्युत्तर आया, मानो वह पार्थ के संदेश का ही इंतजार कर रही थी। फिर 2 दिन में ही सुप्रभात शुभरात्रि के संदेशों के साथ ही आपसी परिचय का भी आदान प्रदान हो गया। पार्थ ने उसे बताया कि वह एक बिल्डर है, इससे पहले मुंबई में था, 2 साल हुए भोपाल में शिफ्ट हुआ है और यहाँ कॉलोनी बनाने के लिए ज़मीन वगैरह फाइनल करके प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। देवास रोड पर भी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। देवास रोड का नाम सुनते ही श्रद्धा के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही जवाब दिया कि अगर पार्थ वहाँ कॉलोनी बना रहा है तो वह भी 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का डुप्लेक्स लेना चाहेगी। पार्थ ने कॉलोनी में प्रत्येक घर के लिए एक ट्रेडमिल और क्लब हाउस में जिम सेटअप की बात की। श्रद्धा की बाँछें खिल गईं। उसने सोचा वह रात से मशीनें पार्थ को दिलवा देगी और बदले में पार्थ से एक बंगला ले लेगी। तीसरे चौथे दिन तो उसने पार्थ को फ़ोन लगा कर बड़ी अदा से बातें करने लगी। पार्थ ने भी अपनी लच्छेदार बातों में उसे फंसाकर 4 दिनों में ही अपने शीशे में उतार लिया। वह हमेशा उसे करोड़ों की बातें करता, इंग्लैंड अमेरिका के टूर के किस्से सुनाता और 8 दिन में ही श्रद्धा पूरी तरह से उसके बिछाए जाल में फंस गई थी। बातों ही बातों में वह पार्थ को भावनात्मक जाल में उलझाने लगी कि कैसे कम उम्र में ही उसके पिता ने एक साधारण से घर में उसका विवाह कर दिया। उसका पति कितने बुरे स्वभाव का है, उसे जीवन में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। वह हमेशा अपना दुख और संघर्ष बताती रहती। बदले में पार्थ ने भी उसे एक मनगढ़ंत कहानी गढ़कर सुना दी। उसने बताया कि उसकी पत्नी को दौरे पड़ते हैं। इकलौते बेटे की कुछ दिन पहले ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब से पत्नी एकदम बिस्तर पर है। सब कुछ होते हुए भी, इतनी धन संपदा होते हुए भी वह अकेला है, कोई नहीं दुख सुख बांटने वाला। यह अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। उसका भी मन होता है कि जीवन की राहों पर कोई हमसफर हो जो हाथ पकड़कर साथ चले। श्रद्धा की बाँछें खिल गईं। उसे लगा कि अगर वह पार्थ से प्यार और सहानुभूति से बातें करने लगी तो पार्थ उस पर सब कुछ बार देगा। बस पार्थ उसे रोज अपनी काल्पनिक पत्नी की बीमारी और खुद की परेशानियों की बातें सुनाता और श्रद्धा उसे ढेर सारी सहानुभूति दिखाकर खूब प्यार और प्रभा जताती।
अब वह खुद ही आगे रहकर दिन भर पार्थ को फ़ोन या मैसेज करती रहती। पार्थ उसके साथ हुई हर बातचीत तो रिकॉर्ड कर लेता। पार्थ ने अपनी लच्छेदार बातों के जाल में उसे भावनात्मक रूप से ऐसे उलझाया कि उसने बगैर ना नुकर किए अपनी आपत्तिजनक फोटो भी भेज दिए। साथ ही वह खूब अश्लील बातें भी करती पार्थ को रिझाने के लिए। उसकी बातों से पार्थ को बहुत घिन होती, किंतु राज की आंखें खोलने के लिए वह खून का घूंट पीकर रह जाता। चारू और ईशा भी श्रद्धा की बातें सुनकर और तस्वीरें देखकर शर्म से पानी पानी हो गईं। ईशा तो पार्थ से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे राज पर बेतरह गुस्सा आ रहा था कि पूरी दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली जो इस गर्त में जा गिरा। पार्थ ने यह चालाकी की कि अपना एक भी फोटो उसे नहीं भेजा और ना ही उसने कभी उसे देखने की इच्छा प्रकट की। उस औरत की पूरी दिलचस्पी महज पैसों में ही थी। बातों ही बातों में पार्थ ने राज के बारे में पूछताछ की तो उसने राज की ढेर सारी बुराइयां कर दी। जितना पार्थ ने सोचा था श्रद्धा को फंसाना उससे बहुत ज़्यादा आसान रहा। या तो वह बेवकूफ़ थी या हद दर्जे की लालची, या फिर उसे खुद पर अंधा विश्वास था कि वह किसी भी पुरुष को अपने जाल में फंसा सकती है। मात्र 15 ही दिनों में पार्थ के पास उसकी चरित्रहीनता के काफ़ी सबूत इकट्ठा हो गए थे। वो भी श्रद्धा की घिनौनी बातों से तंग आ चुका था। उसे अब उसकी अश्लील बातों से उबकाई आने लगी थी। उसने कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी बनाकर और श्रद्धा के मैसेजेस को और फोटो के मैं उसके फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप डीपी के स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकालकर ईशा को सौंप दिए। ये लीजिए मैडम जी, आपका काम कर दिया। अब इसे राज को दिखाकर उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलिए और मुझे इस नर्क से छुटकारा दीजिए। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद कहूँ पार्थ, समझ नहीं आ रहा। इतना तो कोई सगा भाई भी नहीं करता जो तुमने मेरे लिए किया। ईशा भावुक स्वर में बोली। तभी तो कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़कर होता है। और सुनो, दुर्भाग्य से अगर राज भी उस औरत के साथ लड़कियां सप्लाई करने वाले धंधे में शामिल होगा तो ये सब देखकर कहीं तुमको ही नुकसान ना पहुंचाए। जो करना हो वो संभल कर करना। अच्छा होगा इस बात का खुलासा अपने मायके वालों के सामने करो ताकि भविष्य में तुम और निधि सुरक्षित रहो। वैसे तो मेरी पहचान यहाँ के आईजी सर से भी है। मैंने उनके कान में भी ये बात डाल दी है। वो श्रद्धा के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले राज के साथ उसकी पार्टनरशिप अलग करवाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वह उल्टे राज को ही सारे मामले में फंसा दे। ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं। राज का चाहे कुछ भी हो परवाह नहीं, लेकिन निधि का भविष्य न खराब हो जाए। पार्थ ने गहरे दोस्ताना अंदाज में ईशा को सलाह दी। ईशा और चारू को उसका सुझाव पसंद आया। सच तो ये था कि वे दोनों भी इस मामले को लेकर एक तनाव युक्त तो डर से गुजर रही थीं। उन्हें भी राज की तरफ से डर तो था ही। चलो, अब इतना बड़ा काम कर दिया है तुम्हारा भाई, पार्टी तो बनती है, पार्थ ने कहा तो सब मुक्त मन से हंस दिए। उस शाम तीनों ने लेक व्यू के किनारे वाले रेस्तरां में बैठकर खुली हवा में कॉफ़ी के साथ स्नैक्स का आनंद लिया। पार्थ के जिंदा दिल हंसमुख स्वभाव से सबका मन बहल गया और शाम खुशनुमा हो गई। रात में पार्थ ने श्रद्धा को बताया कि वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए अमेरिका ले जा रहा है तो उसका ये नंबर जल्दी ही बंद हो जाएगा। पार्थ ने शुरू से ही ये बात उसे बता रखी थी, लेकिन चूंकि अबीशा का काम हो चुका था तो पार्थ अब और अधिक 1 मिनट भी उस औरत से बात नहीं करना चाहता था। उसने उसे मैसेज डाल दिया कि पत्नी की तबीयत अचानक ही ज़्यादा खराब हो गई है तो वह अभी ही फ्लाइट पकड़कर निकल रहा है, और पार्थ ने वह सिम निकालकर तोड़ दी। अब वो उम्र भर उस बिल्डर को फ़ोन करती रहेगी, तब भी पता नहीं कर पाएगी कि वह कहाँ गया और कौन था। इसके बाद पार्थ देर तक नहाता रहा। 15 दिनों में उस औरत से सिर्फ बात करके भी पार्थ को घिंसी होने लगी थी। उसके पूरे बदन में चिंचिनाहट सी होने लगी। पता नहीं राज जैसे पुरुष किस प्रवृत्ति के होते हैं कि उन्हें ईशा जैसी सुसंस्कृत और चरित्रवान पत्नी के बजाय श्रद्धा जैसी बाजारू औरतें दुनिया में सबसे भली और मासूम औरत लगती हैं। 2 दिन पूरी परिस्थिति पर ठीक से विचार करके ईशा ने अपने माता पिता और भैया भाभी को पूरी बात बताई और उन्हें घर पर बुला लिया। जब राज शोरूम से वापस आया तो ईशा ने श्रद्धा की बात निकाली कि उसके बारे में कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। सुनकर राज बुरी तरह झल्ला गया कि बेवजह लोग एक भली औरत को बदनाम करने पर तुले हैं। वह कितनी अच्छी और सभ्य है। ईशा ने राज को 5 मिनट बोलने दिया। वह चाहती थी कि राज अच्छे से मन भरकर श्रद्धा की तारीफ के कसीदे पढ़ ले। जब राज पूरी भड़ास निकाल चुका तब ईशा ने सारे प्रिंट आउट्स उसके सामने पटक दिए। अपनी उस भली औरत की भली करतूत देख लो आज राज। मुझे उम्मीद है तुम्हारे दिल को बेहद सुकून मिलेगा और तुम्हारे मन में श्रद्धा के लिए श्रद्धा और बढ़ जाएगी। ईशा कटु स्वर में बोली। क्या है ये सब? राज ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा।
1 करोड़पति की दौलत लेकर मात्र 15 दिनों में ही तुम्हारी भली औरत कितनी नीचे गिर गई, तुम खुद ही देख लो, ईशा विरक्तता से बोली। राज एक एक करके सारे कागज देखने लगा। जैसे जैसे वह मैसेजेस और फोटो देखता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। ये फेक भी हो सकता है किसी ने फोटोशॉप किए हों, राज ने कमजोर स्वर में कहा। सच तो ये था कि वह श्रद्धा का नंबर उसकी डीपी देखकर पहले ही सन रह गया था। पता था मुझे कि तुम यही सोचोगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारी सती सावित्री की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो भी सुन लो। उसके बाद तुम्हारे मन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी, कहकर ईशा ने वो सीडी चला दी। 2-3 रिकॉर्डिंग सुनकर ही राज पानी पानी हो गया। ईशा के माता पिता भैया भाभी ने भी राज को उसकी हरकतों के लिए खूब लताड़ा। थोड़ी देर बाद ही ईशा के घर वाले राज को खूब खरी खोटी सुनाकर चले गए। राज सर नीचा किए बैठा रहा। और इस बात की खबर पुलिस को भी है, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाने की बात सपने में भी मत सोचना, ईशा रूखे स्वर में बोली। ईशा राज ने कुछ कहना चाहा। कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति और स्वभाव को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन इस बार तो तुमने सारी हदें ही पार कर दी हैं। मेरा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म। अब तुम पूरी जिंदगी भर मेरी और निधि की जिम्मेदारी उठाओगे, हमारे केयर टेकर बनकर रहोगे, लेकिन हमारे बीच सारे रिश्ते सारे संदर्भ आज से खत्म। ईशा ने हिकारत से राज को देखा और निधि को लेकर कमरे में चली गई। कमरा अंदर से लॉक कर लिया। राज ठगा सा बैठा रहा। आज तक कभी भी उसने ईशा की भावनाओं की कदर नहीं की थी, लेकिन वही दिलफेंक स्वभाव आज उसे भारी पड़ गया और उसकी जिंदगी और उसका परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था। वह श्रद्धा को क्या समझता था और वह क्या निकली। राज सर धुन रहा था और सोफे पर श्रद्धा के फोटो और मैसेजेस उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।